हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन आप सभी की सोशल साइंस एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ क्लास 9 के समाज विज्ञान में इतिहास के चैप्टर नंबर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस चैप्टर को हम कई सारे पार्ट्स में पढ़ चुके हैं। चैप्टर की कहानी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। हमारे पास आपके लिए सीबीएसई के अलावा एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस भी उपलब्ध हैं और उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। तो इतनी सारी अच्छी बातों के साथ और आपके लाइक शेयर के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसका नाम है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इतिहास चैप्टर नंबर 2। शुरू किया जाए। सभी रेडी हैं? लाइक शेयर बराबर हो गया? चैप्टर पूरा पढ़ लिया? अब क्वेश्चन के आंसर कौन देगा? आप बोलोगे मैम आपने सेशन चालू किया है, आप दोगी आंसर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आप करा रहे हो। बिल्कुल मैं दूंगी आंसर, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे बीच बीच में मैं पूछूंगी उनके आंसर कौन देगा? उनके आंसर आप दोगे और कमेंट बॉक्स में दोगे। ऑलराइट, सभी रेडी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत ही कस्टमाइज वे में मैंने आपको पढ़ाया है। अब आंसर जो भी यहाँ से पूछे जाएंगे उनके आंसर देना है। बाकी एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या आता है। तो अभ्यास एक्सरसाइज में पहला सवाल है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? क्या बताना है आपको? रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले किस प्रकार से थे? देख लेते हैं इनको भी। तो देखें, 1905 के पहले की बातें पूछी जा रही हैं। 1905 के पहले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा यूरोप की कैसी थी? तो सबसे पहले हम जानेंगे सामाजिक हालातों के बारे में। रूस की सामाजिक स्थिति उस समय कैसी थी? तो देखें, सामाजिक स्तर पर मजदूर विभाजित थे, अलग अलग थे, ठीक है। उनको उनके योग्यता के अनुसार बांट दिया गया था, उनकी योग्यता और कुशलता के आधार पर। तो सामाजिक स्तर पर मजदूर विभाजित थे। एक बात, बहुत से मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस गए थे। स्थायी रूप से कहां रहने लगे थे? शहरों में ही रहने लगे थे। उनमें योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था, ठीक है। किसके स्तर पर? योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी फर्क था। औरतों को पुरुषों से कम वेतन मिलता था। क्लियर हो रही है बात? रूस में सामाजिक हालात उस दौरान कैसे दिखाई दे रहे थे? सामाजिक स्तर पर, अलग अलग स्तर पर जिन मजदूरों का काम जैसा होता था, जिस काम को वे कर पाते थे, उनको उस स्तर पर विभाजित कर दिया गया था। बहुत से मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस गए थे, क्योंकि उन्हें शहरों में काम मिल रहा था। तो ग्रामीण क्षेत्रों से जाकर वो शहरों में बस गए और दक्षता और योग्यता के स्तर पर काफी फर्क था, उसी स्तर पर उन्हें विभाजित किया गया था। औरतें, रूस की महिलाएं भी काम करने को जाया करती थी, घर भी संभालती थी और बाहर भी काम करने जाती थी। पुरुषों के बराबर ही काम करती थी, लेकिन तब भी पुरुषों से कम सैलरी उनको मिलती थी। तो ये थी रूस की महिलाओं की हालत। ऑलराइट, सामाजिक हालात कैसे थे ये बात जान ली। अब आर्थिक हालातों की बात करते हैं। 1905 से पहले रूस के आर्थिक हालात कैसे हुआ करते थे? पहले पॉइंट को ध्यान से सुनना है। रूसी साम्राज्य की 85% जनता, कितनी? 85% जनता आजीविका के लिए किस पर निर्भर थी? कृषि पर निर्भर थी। समझ में आई बात? रूसी साम्राज्य की 85% जनता आजीविका के लिए किस पर निर्भर थी? कृषि पर। यानी कि रूस की 85% जनता कृषि कार्यों में लगी हुई थी। ऑलराइट, उद्योग धंधे बहुत ही कम थे।
ठीक है, उद्योग धंधे उस समय नहीं थे, लेकिन जब यूरोप में समाजवाद आया, बाद में उद्योगों की स्थापना हुई। सबसे ज्यादा क्या था वहां पर? कृषि कार्य था। इसलिए 85% जनसंख्या किसमें लगेगी? रोजगार जिसमें मिलेगा वहीं लगेगी, क्योंकि कृषि में ही रोजगार दिखता था, वही उपलब्ध था उस समय। फिर आगे जाके सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बन गए। बाद में जब धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ तो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। मजदूरों की दशा सोचनीय थी, उनको 10 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। आर्थिक हालातों की बात हो रही है, मजदूर 10 से 15 घंटे काम करते थे, तब भी उनको 15 घंटे के बराबर सैलरी नहीं दी जाती थी। सैलरी दी जाएगी 8 घंटे के बराबर, काम करना है डबल। अब उनकी सेहत पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। फिर कोयला और स्टील उत्पादन काफी मात्रा में हो रहा था, ठीक है, और ज्यादातर कारखाने जो उस समय थे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में किसके थे? उद्योगपतियों के कारखाने थे, उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। कैसी संपत्ति थे? इस शब्द को याद रखना है, निजी संपत्ति। इसी कंसेप्ट को तोड़ते हुए आगे समाजवाद की स्थापना होती है। क्लियर हो रही है बात? आर्थिक हालात क्या क्या देखे? 1905 के पहले 85% यानी कि 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। उद्योग धंधे बहुत ही कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को औद्योगिक केंद्र थे। मजदूरों की दशा शोचनीय थी, क्योंकि 10 से 15 घंटे उनको काम करना पड़ता था। कोयला और स्टील उत्पादन काफी मात्रा में हो रहा था, और जितने भी कारखाने थे उनमें से ज्यादातर किसकी संपत्ति थे? निजी संपत्ति थे, उद्योगपतियों की। अब जानते हैं रूस के राजनीतिक हालातों के बारे में। देख लेते हैं क्या थे उस समय रूस के राजनीतिक हालात। राजनीति की बात करें तो जार का शासन था, जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का शासन था, यानी कि राजशाही शासन था। राजशाही शासन था, ठीक है। फिर रूसी साम्राज्य में मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा, ठीक है, रूसी साम्राज्य में मॉस्को के आसपास जो क्षेत्र पड़ते थे उसके अलावा उसमें क्या क्या शामिल था? जो आज का फिनलैंड है, अलग देश है फिनलैंड, ठीक है, वो रूस में शामिल था। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से इसमें शामिल थे। कौन कौन शामिल था? आज का फिनलैंड शामिल था, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस सब किसमें शामिल थे? उस समय रूस में शामिल थे। और यह साम्राज्य यानी कि रूस का साम्राज्य कहां तक फैला था? प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इसमें शामिल थे। कौन कौन शामिल था? आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान शामिल थे। यानी कि रूस का राजनीतिक परिदृश्य जब हम देखें तो आज जो कई सारे आजाद देश हैं वो कई सारे देश उस समय रूस में शामिल थे। यानी कि रूस का साम्राज्य पहले बहुत बड़ा था, और किसका राज था? जार निकोलस द्वितीय का राज था, यानी कि राजशाही शासन था। राजशाही राजनीतिक व्यवस्था उस समय हमें रूस के शासन में दिखाई देती है। क्लियर? तो हमसे पूछा गया था कि 1905 के पहले रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात कैसे थे। 1 मिनट में इसको रिवाइज करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक हालात, मजदूरों की दशा सोचनी थी, 10 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। औरतों को पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता था। मजदूरों को कई स्तर में डिवाइड करके रखा गया था, उनकी दक्षता और कुशलता के आधार पर। एक बात आर्थिक बात करें, आर्थिक हालात क्या क्या थे? कृषि मुख्य कार्य था, 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। उद्योग धंधे बहुत कम थे। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग प्रमुख औद्योगिक केंद्र थे। क्लियर हो रही है बात? और क्या था? 10 से 15 घंटे मजदूरों को उद्योगों में काम करना पड़ता था, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती थी। और कोयला और स्टील के उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, और जितने भी कारखाने थे उनमें से ज्यादातर किसके थे भाई? अमीरों के कारखाने थे, निजी संपत्ति थे, उद्योगपतियों की। राजनीतिक हालात की बात करें, जार निकोलस द्वितीय का शासन था।
ठीक है। रूसी साम्राज्य में मॉस्को के आसपास के क्षेत्रों के अलावा अन्य कई क्षेत्र शामिल थे और यह साम्राज्य कहां तक फैला था? प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी शामिल थे। यानी कि रूस का साम्राज्य उस समय बहुत बड़ा था। ये बात हो गई 1905 के पहले की रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालातों की। याद हो गया? यहीं पर याद हो गया? एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया? बढ़ा जाए आगे? कोई डाउट? यहां तक की कहानी में कोई डाउट? तीनों बातें सीख ली, ठीक है। चलिए, अब है 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन स्तरों पर भिन्न थी? 1917 के पहले की बात पूछी है। अब 1917 से पहले रूस की जो कामकाजी आबादी है यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी? ठीक है, यूरोप के दूसरे देशों में कामकाजी आबादी का स्वरूप क्या था और यूरोप में कामकाजी आबादी का स्वरूप 1917 के पहले क्या था, ये बात पूछी गई है। सवाल समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ गई? आंसर की तरफ बढ़ा जाए। चलो भैया देख लेते हैं। तो देखें, रूस की कामकाज करने वाली जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से 1917 ईस्वी से पहले भिन्न थी। क्या बताया गया है? रूस की जो कामकाज करने वाली जनसंख्या है यूरोप के अन्य देशों से 1917 ईस्वी पहले से भिन्न थी। कैसी थी? देखें भाई, ऐसा इसलिए क्योंकि सभी रूसी कामगार कारखानों में काम करने के लिए गांव से शहर नहीं आए थे। कुछ व्यक्ति आए थे काम करने के लिए शहर, लेकिन सभी नहीं आए थे। ठीक है, फिर इनमें से ज्यादातर ऐसे मजदूर थे जो गांव में ही रहना पसंद करते थे और शहर में काम करने के लिए नियमित गांव से आते थे और शाम को वापस लौट जाते थे। शहर में स्थायी रूप से नहीं बसे थे, शहर में सिर्फ काम करने जाते थे, शाम तक काम करते थे और गांव में लौट आते थे। फिर सुबह फिर से जाते थे शहर में काम करने के लिए, शाम को फिर लौट आते थे, यानी कि अप डाउन करते थे। ठीक है, फिर वे सामाजिक स्तर एवं दक्षता के अनुसार समूहों में बटे हुए थे और यह उनकी पोशाकों से परिलक्षित होता था। क्या बात बताई गई है? वे अपने सामाजिक स्तर और दक्षता के अनुसार अलग अलग समूहों में बटे थे। जैसा जिनका सामाजिक स्तर रहता था और जैसी जिनके पास काम करने की स्किल रहती थी उनको उन लेवल में बांट दिया जाता था और उनसे उस लेवल का काम कराया जाता था। ठीक है, वो कैसे दिखता था? उनके पहनावे से दिखता था, उनके पोशाकों से दिखता था। जो व्यक्ति, जो मजदूर जिस स्तर का होता था वो उस तरीके के कपड़े पहना करता था और उनकी बातों से, व्यवहार से भी ये झलकता था कि ये किस स्तर के काम करने वाले लोग होंगे। क्लियर हो रही है बात? फिर क्या आता है? धातु कर्मी। धातु कर्मी स्वयं को मजदूरों में खुद को साहम मानते थे। जो धातु का काम करने वाले लोग होते थे वो मजदूरों में खुद को साहम मानते थे, थोड़ा ऊंचा मानते थे। फिर उनके काम में, क्योंकि धातु कर्मियों के काम में ज्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत रहती थी। अब जैसे कि मान लो लोहे की कोई मशीन बननी है, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग स्किल चाहिए होगी, ठीक है, एक अलग नॉलेज चाहिए होगा, तो भाई खुद को तो ऊंचा मानेंगे वो। ठीक है, फिर कामकाजी जनसंख्या कार्य स्थितियों एवं नियोक्ताओं के अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल के मोर्चे पर एकजुट थी। कामकाजी जनसंख्या के बारे में क्या कहा गया है कि कामकाजी जनसंख्या कार्य स्थितियों एवं नियोक्ताओं के अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल के मोर्चे पर एकजुट थी, क्योंकि जो जनता काम कर रही थी उनको उचित कार्य परिस्थितियां उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी कि वो जिस जगह काम कर रहे हैं उनके मुताबिक एक अनुकूल माहौल मिले काम करने का, वहां पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। अब महिलाएं काम करने को आ रही तो महिलाओं को थोड़ा अच्छा वातावरण काम करने का मिले। उनके बच्चे भी हैं तो बच्चों के लिए भी कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि बाल बावड़ियां बनी हो, बाल गृह बने हो, तो जब महिलाएं काम कर रही हैं बच्चे वहां सुरक्षित रूप से रहें और महिलाएं काम के बीच बीच में बच्चों को देखती रहें। तो ऐसी स्थितियों की डिमांड थी, लेकिन ऐसी स्थितियां वहां पर नहीं थी, तो उसी के विरुद्ध हड़ताल हो रही थी कि कम से कम हमें कार्य की परिस्थितियां उपलब्ध कराएं, एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराएं और हम पर
बेवजह अत्याचार ना करें। अब आप बोलेंगे अत्याचार कैसे हो रहे थे, तो मजदूरों से 10-15 घंटे काम कराया जा रहा था, उचित है क्या? और 15 घंटे के बराबर वेतन नहीं मिल रहा था, लोगों का स्वास्थ्य स्तर गिर रहा था, महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलता था। ये सारी चीजें अनुचित हैं, गलत हैं। फिर अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले में रूस की कामगार जनसंख्या जैसे कि किसानों एवं कारखाना मजदूरों की स्थिति बहुत भयावह थी। अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले रूस की जो कामगार जनसंख्या थी, रूस के जो काम करने वाले लोग थे जैसे कि किसान एवं कारखाना मजदूरों की स्थिति बहुत ही भयानक दिखाई देती है। और क्यों था ऐसा? ये सब परिस्थितियां क्यों थी? क्योंकि उस समय किसका शासन था? जार निकोलस द्वितीय का शासन था। तो ऐसा जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सरकार के कारण था। किसके कारण? जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसकी भ्रष्ट एवं दमनकारी नीतियों से इन लोगों से उसकी दुश्मनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। जार निकोलस द्वितीय की नीतियां कैसी थी? दमनकारी थी, परेशान करने वाली थी, अत्याचार करने वाली थी। तो जनता उसकी दुश्मन बनती जा रही थी। जब जनता दुश्मन बन जाएगी तो एक समय क्रांति होगी, विद्रोह होगा और राजा को प्रजा के दबाव में आकर शासन छोड़ना पड़ेगा। बाद में हुआ भी था ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमें स्थिति अलग दिखाई देती है। आगे की बात देखें तो रूस की जनता अपनी शिकायतों को प्रकट करने के लिए कोई ट्रेड यूनियन या राजनीतिक दल नहीं बना सकते थे। ऐसा कहना था जार का कि आप कोई ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? व्यापारिक संघ। कि आप कोई व्यापारिक संघ नहीं बना सकते और ना ही पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। अब जब बना ही नहीं सकते तो आप ग्रुप में अपनी कंप्लेन कैसे दर्ज करा सकते हो? सामूहिक रूप से शिकायतें कैसे दर्ज करा सकते हो? ठीक है, यानी कि कोई भी एकता के साथ अपना एक समूह, अपना एक संगठन, अपना एक ग्रुप, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, अपना एक दल, अपनी एक पार्टी नहीं बना सकता था। फिर क्या है? अधिकतर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। ठीक है, उस दौरान जो भी कारखाने थे वो उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। ठीक है, किसान जमीन पर काम करते थे, ठीक है, दूसरे की जमीन पर काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग किसके पास जाता था? अधिकतम भाग जमीन के मालिकों के पास जाता था, जिनकी जमीन पर किसान काम करते थे, एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। जो वर्ग जिनके पास स्पेशल राइट्स थे, क्या थे? स्पेशल राइट्स थे, उनके पास चला जाता था। ऑलराइट, फिर क्या है? कुलीन वर्ग, सम्राट तथा रूढ़िवादी के पास बहुत अधिक संपत्ति थी। जो अमीर वर्ग था, जो राजा था, और जो रूढ़िवादी वर्ग था, रूढ़िवादी वर्ग जो परिवर्तनों में विश्वास नहीं करता है, उनके पास ज्यादा संपत्ति थी। क्लियर है कहानी? फिर कौन सी कहानी आती है? तत्कालीन रूस के किसान अपनी भूमि एकत्र कर अपने कम्यून को सौंप देते थे। उस समय के जो रूस के किसान थे, तत्कालीन यानी कि उस समय रूस के जो किसान थे, अपनी भूमि, सब किसान मिलते थे, अपनी भूमि इकट्ठा करते थे और किसको सौंप देते थे? अपना कम्यून, जो उनका हेड होता है, मीर होता है, उसे सौंप देते थे। और किसानों को कम्यून क्या करता था? उस कृषि भूमि को, उस किसान का जितना परिवार है, ठीक है, परिवार में जितनी आवश्यकता है, यानी कि हर एक किसान के परिवार की आवश्यकता के अनुसार भूमि बांट देता था, जिससे उस कृषि भूमि पर सुगमता से कृषि की जा सके। किसानों ने मिलकर क्या किया? अपनी भूमि पूरी दे दी मीर को, कम्यून को। फिर कम्यून क्या करेगा? देखेगा कि किस किसान को कितनी जरूरत है, ठीक है, उसके परिवार की कितनी जरूरत है, उस हिसाब से भूमि का उतना हिस्सा उस किसान को दे दिया जाता था। इससे खेती करना आसान हो गया था। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है आपसे कि 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? जार निकोलस द्वितीय राजा था, राजशाही शासन था। पिछले 2 क्वेश्चन में ये बात हमने 2 बार पढ़ी भी है। तो 1917 में जार का शासन, जार निकोलस द्वितीय का शासन खत्म हो गया था।
क्यों हो गया था, ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी? भाई जनता तो परेशान थी, ये बात तो हमने चैप्टर में भी जानी, अभी क्वेश्चन में भी जानी कि जनता जार के शासन से किस तरीके से परेशान थी। ये बात तो जान ली। तो 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया, देख लेते हैं। 1917 में जार का शासन खत्म होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण, ध्यान से सुनिएगा, पहला कारण यह था कि 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, 85% जनता रूस की कृषि कार्य किया करती थी, क्योंकि उस समय उद्योग धंधे थे ही नहीं। ठीक है, और थे तो बहुत कम थे। किसानों की दशा खराब थी, बेरोजगार किसान धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे। ठीक है, जो बेरोजगार किसान थे कहाँ खाना खाते थे? धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे। क्लियर हो रही है बात? और खस्ता हाल मकानों में रहते थे, क्योंकि जनता सिर्फ कृषि कार्य में लगी है। अब इतनी सारी जनता सिर्फ एक काम में लगी है, उस एक जगह से ही सारी जनता को रोजगार मिलेगा, तो क्या पर्याप्त कमाई सबकी होगी, पर्याप्त प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो कुछ ऐसे किसान थे जिनके पास रोजगार नहीं था, वे धार्मिक लंगरों में खाना खाया करते थे और एकदम खस्ताहाल मकान यानी कि एकदम झोपड़ी में रहा करते थे। ये स्थिति थी किसके दौरान? जार के शासन के दौरान। उसी के कारण बताए जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो किसान की बात हो गई, मजदूरों की दशा भी खराब थी। ठीक है, मजदूर भी सुख से नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि उन्हें फैक्ट्रीज में 10 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। पाली यानी कि शिफ्ट, 10 से 15 घंटे की शिफ्ट में काम करना पड़ता था और उन्हें पैसा कम मिलता था, सैलरी कम मिलती थी। किसान परेशान, मजदूर परेशान। फिर क्या होता है? फिर बारी आती है खूनी रविवार की बात की। तो खूनी रविवार की घटना ने हड़तालों में वृद्धि की, असंतोष बढ़ता गया। खूनी रविवार की घटना होती है, कैसी घटना होती है? अब मजदूर और किसान परेशान हो चुके हैं, रूस की जनता आ चुकी है सड़कों पर। खूनी रविवार की कहानी सुन लो भाई। ठीक है, तो जनता परेशान हो चुकी है, मजदूर वर्ग परेशान हो चुका है, किसान वर्ग परेशान हो चुका है, परेशान होकर सड़कों पर आ चुके हैं। विंटर पैलेस को घेर लिया है। जार ने अपनी, विंटर पैलेस क्या है? जार का महल। तो जार ने अपनी सेना को आदेश दे दिया है कि इन पर, जनता पर आक्रमण कर दो। अपने घुड़सवार सैनिकों को आदेश दे दिया, जनता पर आक्रमण कर दो। जनता पर आक्रमण कर दिया गया। कई सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, दिन था रविवार का, इसलिए इस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ऑलराइट, क्लियर हो गई बात? अब क्या है? 1905 की क्रांति के पश्चात कुछ समय तक ट्रेड यूनियनें अस्तित्व में रहीं, परंतु फिर उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया। एक तो जार ने मना करके रखा था कि व्यापारिक संगठन, ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है? व्यापारिक संगठन बनना ही नहीं चाहिए, और व्यापारिक संगठन बनने लगे, और जब बनने लगे तो फिर उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया कि ये कानूनी रूप से सही नहीं है, इनको बंद किया जाए। ठीक, फिर उसके बाद होता है भैया प्रथम विश्व युद्ध। कब से कब तक होता है? 1914 से 1918 तक होता है। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1917 तक हुआ था, 18 तक, लेकिन रूस इसमें 17 तक शामिल हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1917 तक 70 लाख, कितने? 70 लाख रूसी लोग मारे गए। 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बने। ठीक है, और इसमें जार का शासन बदनाम हो गया, लोग युद्ध से तंग आ चुके थे। जब पहला विश्व युद्ध हुआ, रूस ने भाग लिया। ठीक है, किन देशों की तरफ से भाग लिया? मित्र राष्ट्रों की तरफ से भाग लिया, यानी कि जर्मनी, जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसने भाग लिया था। ऑलराइट, अब होता क्या है? मित्र राष्ट्र यानी कि ब्रिटेन, अमेरिका की तरफ से भाग लिया, जर्मनी, जापान इस एक तरफ थे। ठीक है, तो जापान ने और ऑस्ट्रिया ने मिलकर रूस को खदेड़ना चालू किया,
और रूस जो है जर्मनी और ऑस्ट्रिया से लगातार हारता गया और इस युद्ध में रूस का पैसा भी बहुत खर्च हुआ, सैनिक भी बहुत मारे गए। 70 लाख रूसी सैनिक मारे गए थे और 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी बने थे रूस में। क्यों? क्योंकि रूस जैसे जैसे युद्ध से पीछे हटता जा रहा था, पीछे का रास्ता अपनाता जा रहा था, तो जो रास्ते में जितनी भी बिल्डिंग आ रही थी, इमारतें आ रही थी, उनको तोड़ता जा रहा था और क्या करता जा रहा था? फसलें खराब करता जा रहा था, जिससे जर्मनी की सेना आगे ना आ पाए। ठीक है, तो अब जिनकी बिल्डिंग खराब करी थी इसने, फसल खराब करी थी, वहां के लोग कहां आएंगे? शरण मांगने रूस में आएंगे, तो रूस की हालत और खराब हो जाएगी। वैसे ही रूस के सैनिक भी मर चुके हैं और पैसा भी नहीं है, तो अब क्या होगा? और जार कुछ नहीं कर रहा, जार का शासन था, राजा को कोई लेना देना नहीं कि उसकी प्रजा का हाल क्या हो रहा, उसके देश का हाल क्या हो रहा। जो हो रहा है भाई साहब होने दो। क्लियर हो रही है बात? तो इससे जार का शासन बदनाम हो गया और लोग युद्ध से भी तंग आ चुके थे, इसीलिए 1917 में जार का शासन खत्म हो गया। कौन कौन से पॉइंट जाने हमने, देखा जाए एक बार फिर से। क्या कहते हो? पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट था 85% जनता कृषि पर निर्भर, किसानों की हालत खराब। ठीक, पहला पॉइंट क्या था? 85% जनता कृषि पर निर्भर थी, किसानों की दशा खराब थी, किसानों की हालत खराब थी। किसानों की खराब हालत। ऑलराइट, फिर दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसके बारे में? मजदूरों की खराब दशा। ठीक है, मजदूरों की खराब दशा। ऑलराइट, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बनता है? खूनी रविवार की घटना। तीसरा पॉइंट बनता है खूनी रविवार की घटना। खूनी रविवार की घटना। और फिर आगे का पॉइंट क्या बनता है? ट्रेड यूनियन को गैर कानूनी घोषित कर देना। किसको? ट्रेड यूनियन को गैर कानूनी घोषित कर देना। ट्रेड यूनियन को गैर कानूनी घोषित कर देना। और क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न समस्याएं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उत्पन्न समस्याएं। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 पॉइंट याद रहेंगे आपको। क्लियर है? कौन कौन से 5 पॉइंट है? 85% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, किसानों की दशा खराब हो चुकी थी, मजदूरों की दशा खराब, खूनी रविवार की घटना, ट्रेड यूनियन को गैर कानूनी घोषित कर देना और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी जिससे जार का शासन खत्म हो गया था। जार के शासन से जनता परेशान हो चुकी थी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। क्या सवाल है? 2 सूचियां बनाइए, 2 लिस्ट बनानी है आपको। कैसी? एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं होंगी, 2 लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट में क्या होगा? फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं और प्रभाव और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटना और प्रभाव। 2 क्रांति पढ़ी थी अपन ने, 2 महीनों की, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति।
ठीक है। तो एक सूची में फरवरी क्रांति की घटनाएं और प्रभाव लिखने हैं, दूसरी में लिखने हैं अक्टूबर क्रांति की घटनाएं और प्रभाव। तो सबसे पहले देख लेते हैं फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाएं। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं के बारे में जानते हैं। तो देखें, 1917 की सर्दी का मौसम था, ठीक है, 1917 की सर्दी का मौसम था। और क्या होता है, पेट्रोग्राद में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थ की कमी आ जाती है। जहां मजदूर रहते थे वहां पर उन्हें खाने की कमी महसूस होने लगती है। भीषण कोहरा होता है, बर्फबारी होती है, ठीक है, फसलें खराब हो जाती हैं, तो भाई खाना कहां से मिलेगा, एक बात ये होती है। फिर 22 फरवरी को क्या होता है, एक फैक्ट्री में तालाबंदी होती है। उस समय मजदूरों की एकता का स्वरूप बहुत ही बढ़िया दिखाई देता था कि अगर किसी एक मजदूर को किसी भी तरीके की परेशानी है, ठीक है, तो पूरे मजदूर उसके समर्थन में खड़े हो जाते थे और हड़ताल चालू कर देते थे। तो इस वजह से एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी, हड़ताल कर दी मजदूरों ने, तो उस क्षेत्र की जो बाकी 50 दूसरी फैक्ट्रीज थी उनने भी हड़ताल कर दी। कितनी फरवरी को, 23 फरवरी को। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में तालाबंदी हुई, 23 फरवरी को दूसरी फैक्ट्रियों में, 50 फैक्ट्रियों में भी हड़ताल हो गई। क्लियर हो गई बात। फिर क्या होता है, 24 और 25 फरवरी को क्या होता है, 24 और 25 फरवरी को देखें तो घुड़सवार सैनिक और पुलिस की तैनाती, ठीक है। अब जब तालाबंदी हुई, जनता सड़कों पर उतर आई, तो भाई राजा ने क्या किया कि घुड़सवार सैनिक छोड़ दिए, ठीक है, और पुलिस की तैनाती लगवा दी, कर्फ्यू लगवा दिया कि अब देखते हैं ये मजदूर बाहर कैसे आते हैं, कैसे हड़ताल करते हैं। और 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। ड्यूमा क्या थी, ये रूस की संसद, ठीक है। तो 25 फरवरी को रूस की संसद ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया और 26 फरवरी को प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो गए। ये हुई फरवरी में घटित घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं घटी, एक बार फिर से देखते हैं। तो देखें, मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की कमी, एक बात, ठीक है, मजदूर इलाके में खाद्य पदार्थ की कमी, खाद्य पदार्थ की कमी एक बात होती है। फिर दूसरी बात क्या होती है, एक फैक्ट्री में तालाबंदी होती है तो 50 फैक्ट्रियों में तालाबंदी। इन शॉर्ट, फैक्ट्रियों में तालाबंदी। ऑलराइट। फिर क्या होता है, घुड़सवार सैनिक और पुलिस की तैनाती हो जाती है। घुड़सवार सैनिक, सैनिक और पुलिस सामने आ जाते हैं, सैनिक और पुलिस की तैनाती, सैनिक और पुलिस की तैनाती, एक बात ये आ जाती है। फिर ड्यूमा खत्म, यानी कि संसद खत्म, संसद को बर्खास्त कर दिया, संसद की बर्खास्तगी। फिर क्या होता है, प्रदर्शनकारी इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, प्रदर्शनकारियों का इकट्ठा होना, प्रदर्शनकारियों का इकट्ठा होना, ठीक है। इतनी कहानी हो गई। अब क्या होगा, अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, जो फरवरी क्रांति हुई थी उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसको जानते हैं। ये तो हो गई क्रांति की घटनाएं, ठीक है। अब प्रभाव क्या होते हैं, तो अंतरिम सरकार का गठन किया गया, किस किस को मिला के, कोई बता सकता है अंतरिम सरकार का गठन किस किस को मिला के किया गया था। ये चैप्टर जब मैंने पढ़ाया था आपको तब ये सारी बातें बताई थी, तेजी से कमेंट करके बताना है कि अंतरिम सरकार से क्या मतलब है। अंतरिम सरकार का गठन, इससे क्या मतलब है। अंतरिम सरकार किसको मिला के बनाई गई थी, मजदूर और किसान। याद आया कुछ, याद आया कुछ, मजदूर और किसान को मिला के बनाई थी, मजदूर प्लस किसान, यानी कि सोवियत। ये क्या थे, सोवियत, एक सोवियत बनाई थी
उसको मिला के एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंपी। भविष्य के बारे में जो भी फैसला लेना था उसकी जिम्मेदारी किसको सौंप दी? संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को सौंप दी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के चुनाव का आधार क्या था? जो संविधान सभा बनी थी उसके चुनाव का आधार क्या था? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा को चुना गया था। ठीक है, इतनी सब क्रांति होगी तो कुछ तो प्रभाव होगा। एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और भविष्य के बारे में फैसला कौन लेगा? एक संविधान सभा लेगी। संविधान सभा का चुनाव कैसे होगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। ऑलराइट, अगला प्रभाव क्या है? जनसभा करने और संगठन बनाने में लगी पाबंदी को हटा दिया गया, क्योंकि ट्रेड यूनियन नहीं बनाए जा सकते थे, व्यापारिक लोग अपना संगठन नहीं बना सकते थे, जनसभाएं आयोजित नहीं की जा सकती थी, तो उन पर जो पाबंदी लगा के रखी थी वो खत्म कर दी। फिर बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया और ट्रेड यूनियनों की संख्या में वृद्धि कर दी, यानी कि व्यापारिक संगठन जो बने थे उनकी संख्या में वृद्धि कर दी और असंतोष में भी वृद्धि हुई थी। क्लियर हो गई बात? यहां तक की बात क्लियर है? असंतोष में वृद्धि किसकी होगी? जो गैर बोल्शेविक थे, उदारवादी थे। ठीक है, तो जो फरवरी क्रांति हुई थी उसकी घटना के, उस क्रांति के हमें कुछ सकारात्मक परिणाम यहां पर दिखाई देते हैं। ठीक, अब पूछा था हमसे अक्टूबर की घटना और उसके प्रभाव के बारे में बताइए, तो देख लेते हैं अक्टूबर की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी घटी थी। पहली घटना थी अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के टकराव में वृद्धि। ठीक है, जो अंतरिम सरकार बनाई थी तो अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के टकराव में वृद्धि हुई। 24 अक्टूबर को विद्रोह प्रारंभ हो गया और दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों ने नियंत्रण पा लिया था। ये 3 घटनाएं घटी थी अक्टूबर में। फिर प्रभाव क्या आता है? इनका प्रभाव क्या देखने को मिलता है? नवंबर 1917 में ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, क्योंकि बोल्शेविकों का नेता क्या चाहता था? लेनिन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, कर दिया। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दी जाए, कर दी, और किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने की छूट भी दे दी। जो लेनिन चाहता था, जो बातें लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस में करी थी, वो सब बातें मान ली गई। फिर क्या होता है? अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के प्रयोग पर रोक लगा दी। ठीक है, जो वहां का अमीर वर्ग था, जो कुछ पदवियां धारण करके रखा था, कुछ उपाधियां धारण करके रखा था, उन पर रोक लगा दी कि अब आप कोई भी उपाधि या पदवी धारण नहीं कर सकते। ठीक है, फिर नवंबर में संविधान सभा के चुनाव कराए गए। क्या हुआ? नवंबर में संविधान सभा के चुनाव कराए गए। गुप्तचर पुलिस, जिसे चेको कहा जाता था, गुप्तचर पुलिस और बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंड देना। गुप्तचर पुलिस क्या करती थी? जो बोल्शेविक की आलोचना करती थी उसको दंड देती थी। रूस का एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन जाना। अब रूस की संसद में सिर्फ एक दल हुआ करता था। कौन सा दल? बोल्शेविक पार्टी, जिसको बाद में क्या नाम दिया गया था? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम दिया था? जिसको रूसी कम्युनिस्ट पार्टी नाम दे दिया था। क्लियर? और गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ में राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान करना। क्या करा गया था? जो गैर रूसी लोग थे, तो गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ में राजनीतिक स्वायत्तता भी प्रदान कर दी गई थी। तो ये प्रभाव हुए थे अक्टूबर के। अब है अगला सवाल, 5वां सवाल है। 5वां सवाल क्या कहता है? बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? जैसे ही अक्टूबर क्रांति होती है, किसके द्वारा करी गई थी? बोल्शेविक के द्वारा करी गई थी। तो जैसे ही अक्टूबर क्रांति होती है, अक्टूबर क्रांति के बाद तुरंत बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन बोल्शेविकों ने करे थे, ये बात पूछी गई है। क्वेश्चन समझ में आ गया?
चलिए आंसर भी देखते हैं, लेकिन आंसर बताने से पहले ये बता दो कि लाइक शेयर बराबर से हो रहा है। लाइक शेयर में कोई कमी नहीं है, कमेंट बराबर से आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में कुछ कुछ, या क्वेश्चन देख के पुराना कुछ याद आ रहा हो, हाँ भाई ऐसा कुछ पढ़ा था। अगर लेक्चर अटेंड करे होंगे तो सच में पता होगा, अगर लेक्चर अटेंड नहीं करे होंगे तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा होगा, सब बिल्कुल एकदम नया नया लग रहा होगा कि ये क्या है, बोल्शेविक क्या है, रूस क्या है, कम्युनिस्ट क्या है, लेनिन क्या है, स्टालिन क्या है ना। लेकिन अगर पढ़ा होगा तो पक्की बात है कि आपको सब याद आ रहा होगा। ऑलराइट, तो सवाल पूछा गया है कि बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद, तुरंत बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन करे थे रूस में। क्योंकि मॉस्को और पेट्रोग्राद तक दिसंबर तक की बात करें, अक्टूबर क्रांति के बाद दिसंबर तक की बात करें तो दिसंबर तक क्या हुआ था, मॉस्को और पेट्रोग्राद तक तो इन्होंने अपनी सत्ता जमा ली थी बोल्शेविक ने। देखते हैं क्या परिवर्तन होते हैं। तो अक्टूबर क्रांति के बाद निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तन किए गए। कौन कौन से? पहला तो यह किया गया कि जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। जो वहां की जमीन थी उसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, जो सिर्फ कुछ वर्ग के हाथों में थी, खास तौर से अमीर वर्गों के हाथ में थी, जिस पर किसान खेती किया करते थे बस। ठीक है, मिलता उन्हें कुछ नहीं था कि भाई वो अपनी जमीन मान के खेती करें, उनकी जमीन पर खेती करते थे, थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाता था। तो समाजवाद की अवधारणा क्या कहती है? बोल्शेविक समाजवादी थे। समाजवाद की अवधारणा कहती है कि संपत्ति पर सभी का समान वितरण होना चाहिए, समान अधिकार होना चाहिए, खास तौर से उत्पादन के साधनों पर। और उत्पादन का सबसे बड़ा साधन क्या होता है? जमीन होती है। तो अक्टूबर की क्रांति के बाद जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया कि अब ये किसी एक की नहीं रहेगी, ये पूरे समाज की रहेगी, सामाजिक संपत्ति रहेगी। एक बात, फिर किसानों को सामंतों की जमीन पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी। किसानों से क्या कहा कि जो सामंत हैं, जो आपकी जमीन हड़प के रखे हुए हैं, जमीन का केंद्रीकरण करके रखे हुए हैं, सिर्फ अपने हाथों में रखे हुए हैं, आप उनको ले लो, ठीक है, कब्जा कर लो। फिर अभिजात्य वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी। अभिजात्य वर्ग यानी कि जो अमीर वर्ग था, कुलीन वर्ग था, उन्होंने क्या करके रखा था? पदवियां धारण करके रखी थी, पुरानी पदवियां धारण करके रखी थी। तो अमीर वर्गों से कहा गया, अभिजात्य वर्गों से कहा गया, कुलीन वर्गों से कहा गया, अभिजात्य, कुलीन या अमीर एक ही बात है, कि आप अपनी पदवियां लौटा दो। अब आपको इन पदवियों से संबोधित नहीं किया जाएगा, आपके नाम के आगे उपाधि या पदवी नहीं लगी थी। ठीक है, फिर और क्या किया? जो सेना थी रूस की और जो सरकारी अफसर थे, उनकी वर्दियां बदल दी गई। ठीक, और जमीनों के पुनर्वितरण का आदेश दे दिया कि जमीनों को फिर से बांटा जाए, बराबर बराबर बांटा जाए, आवश्यकता के अनुसार बांटा जाए। ऑलराइट, तो बोल्शेविकों ने अक्टूबर की क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए, यह है आपके सामने। अक्टूबर की क्रांति के बाद एक बार फिर से रिपीट करती हूं, क्या क्या परिवर्तन आए। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया, किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी, अभिजात्य वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी, सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी, जमीनों के पुनर्वितरण के आदेश जारी कर दिए। ठीक है, ये सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं और ये सारे सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। कोई भी बात आपको लगती है कि कोई भी बात यहाँ पर आपको नेगेटिव दिखाई दे रही हो? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है? हाँ जी, और भी परिवर्तन है भाई। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल दिया भाई साहब। क्या रख दिया? बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। ठीक है वो बोल्शेविक ही, लेकिन नाम बस बदल दिया। क्या बदल दिया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। और मार्च 1918 में, कब की बात है? मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने जर्मनी से संधि कर ली। कब किसने किससे संधि कर ली? मार्च 1918 में बोल्शेविकों ने जर्मनी से संधि कर ली। उसी जर्मनी से संधि कर ली जिस जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध में रूस को खदेड़ा था, हराया था।
हार का रास्ता दिखाया था और रूस को तेजी से भागना पड़ा था पीछे की ओर। ठीक है, उसी से बोल्शेविकों ने संधि कर ली जर्मनी से। कब? मार्च 1918 में। फिर क्या होता है? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को संसद का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब संसद कौन बन गई? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस संसद बन गई और रूस एक दलीय प्रणाली वाला देश बन गया। ठीक है, अब संसद कौन बन गई रूस की? संसद को क्या नाम दिया? अखिल रूसी सोवियत संघ, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। ठीक है, संसद बन गई और जिसकी सिर्फ एक राजनीतिक दल था। ठीक है, एक राजनीतिक दल जिसमें सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी थी, एक राजनीतिक दल। कौन सा दल? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल दिया था। उसका नाम क्या था? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। ऑलराइट, क्लियर है कहानी यहां तक की? ठीक है, तो अक्टूबर के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए वो सारी बातें हमने जान ली। क्लियर है? रिपीट किया जाए, यहां तक की बात तो क्लियर है। पिछली कहानी क्या थी? पिछली कहानी थी कि जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित किया, किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी, अभिजात वर्ग यानी कि अमीरों से उपाधि वापस ले ली, सेना सरकारी अफसरों की वर्दी बदल दी, जमीनों के पुनर्वितरण का आदेश दे दिया, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल दिया, बोल्शेविक ने जर्मनी से संधि कर ली, अखिल भारतीय रूसी कांग्रेस को संसद का नाम दिया, जिसमें सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे बोल्शेविक पार्टी के नाम से जाना जाता था। क्लियर कहानी? अक्टूबर के बाद क्या परिवर्तन हुए? अक्टूबर क्रांति के बाद क्या परिवर्तन हुए? क्लियर? चलिए अब देखें, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। लिख लेते हैं भाई, शॉर्टकट में लिख लेते हैं, संक्षेप में लिख लेते हैं। क्या लिखा जाए? कुलक के बारे में लिखना है। ध्यान आया? कुलक जैसा कोई शब्द पढ़ा था, कुछ अमीर किसान टाइप कुछ। कुलक। ड्यूमा, रूस की संसद। 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की स्थिति, उदारवादी और स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। ठीक है, 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको दिए हैं। इन 5 टॉपिक के बारे में आपको शॉर्टकट में लिखना है कि आखिर ये थे क्या। रेडी सभी? तो बता दीजिए कमेंट करके कि कुलक क्या है। कुलक किसे कहा है? तेजी से कमेंट आना चाहिए, 10 सेकेंड में कमेंट आना चाहिए आपका। कुलक किसे कहा गया था? चलो देखें, ड्यूमा अभी बताया था, बाकी का डिटेल में समझते हैं। कुलक, सबसे पहले कुलक की बात आती है। कुलक किसे कहा है? अभी बताया था मैंने। रूस के संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। संपन्न किसान यानी कि अमीर किसान को क्या कहा जाता था? कुलक। कुलक किसे कहा जाता था? रूस के संपन्न किसान, अमीर किसानों को। एक बात क्लियर? अब ड्यूमा किसे कहते हैं? ड्यूमा, ड्यूमा किसे कहा जाता था? ड्यूमा, ध्यान से सुन लो भैया, यह एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद थी। निर्वाचित परामर्शदाता संसद, निर्वाचित यानी कि चुनाव के द्वारा, इसमें जितने भी व्यक्ति जाते थे, चुनाव के द्वारा जाते थे, उन्हें चुना जाता था। परामर्शदाता संसद थी, सलाह देती थी, जिसका निर्वाचन कब किया गया? 1905 की क्रांति के दौरान किया गया। ठीक, क्लियर? अब सी पे आ जाओ, गा पे आ जाओ। 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों के बारे में पूछा गया है। 1900 से 1930 के बीच महिला कामगार। तो देखें, 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी। क्लियर हो रही है बात? पहले तो फैक्ट्री थी ही नहीं। पहले की अगर बात करें, 1905 में तो ज्यादातर लोग कृषि कार्य में ही लगे थे 1905 तक। ठीक है, फैक्ट्री बहुत कम थी, नाम के बराबर थी। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग छोटे मोटे औद्योगिक केंद्र थे।
फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण बढ़ा, तो 1914 में फैक्ट्री में महिला औरतों की संख्या कितनी थी, यानी कि महिला मजदूरों की संख्या कितनी थी, 31% थी। ठीक है, फिर उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता था। जैसे पुरुष 8 घंटे काम कर रहा है, महिला भी 8 घंटे काम कर रही है। जो काम पुरुष कर रहा है वही महिला भी कर रही है, लेकिन महिलाओं को कम वेतन मिलता था पुरुषों की तुलना में। अब आप पूछेंगे इतना कितना कम मिलता था, तो भाई कभी आधा मिलता था तो कभी 3/4 मिलता था। बात आई समझ, जैसे कि पुरुष को एक दिन के काम करने के 100 रुपए मिल रहे हैं, तो महिला को 50 रुपए या 75 रुपए। ठीक है, तो कम है कि नहीं। ठीक है, और यह पुरुषों की तुलना में आधे से 3/4 तक होता था। फरवरी 1917 में हड़ताल के समय बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतों ने किया। क्या बात कही गई है कि जब फरवरी 1917 में मजदूर कारखानों में हड़ताल कर रहे थे, तो महिला मजदूर भी काम किया करती थी। तो महिलाओं ने भी हड़ताल में भाग लिया था और अपने अधिकारों की मांग करी थी कि भाई काम के घंटे कम कर दिए जाएं, क्योंकि 15-15 घंटे काम लिया जा रहा था मजदूर से, और पुरुषों के बराबर वेतन हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी उतना ही काम करते हैं। महिलाएं घर भी संभालती थी, बच्चे भी संभालती थी, फैक्ट्री में काम करने भी जाती थी, सब करती थी, पुरुषों से डबल काम ही करती थी, तब भी उन्हें सैलरी पुरुषों से आधी मिल रही है। क्लियर? तो ये था 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की स्थिति का दौर। फिर है उदारवादी, पूछा था हमसे उदारवादी क्या है, जान लेते हैं इसको भी। तो सभी धर्मों को समान जगह और सम्मान मिले। क्या बात कही गई थी कि सभी धर्मों को एक सी जगह मिले, एक सा सम्मान मिले। उदारवादी जो बात कहते थे वो बताई गई है। वे वंश आधारित शासकों की अनियमित सत्ता के विरोधी थे, यानी कि राजवंश का विरोध करते थे। पहला पॉइंट क्या कहा है उन्होंने, धार्मिक समानता, सीधी बात। ठीक, पहली बात कही है धार्मिक समानता। दूसरी बात, उदारवादियों ने दूसरी बात कही थी वंश आधारित सत्ता के विरोधी, वंश आधारित सत्ता के विरोधी। वंश आधारित सत्ता के विरोधी। फिर क्या कहा था, सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्ष में थे, यानी कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो। क्या हो, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, और उनकी नजर में सरकार द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को छीनने का अधिकार नहीं था, यानी कि अधिकारों की पूर्ण रक्षा करी जाए। फिर सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। अभी तो जो 3 बातें आपने देखी, बड़ा मजा आया होगा उदारवादियों के बारे में सुनने में, लेकिन जब चौथी बात हमने पढ़ी इनके बारे में कि सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे, सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ये बात इनको हजम ही नहीं थी। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से लिखना। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। ऑल राइट, क्लियर है। और वोट का अधिकार सिर्फ किसको दिया जाना चाहिए, वोट का अधिकार किसको दिया जाना चाहिए, इन्होंने क्या कहा था कि वोट का अधिकार सिर्फ संपत्तिधारी को दिया जाना चाहिए, जो अमीर व्यक्ति है, पूंजीपति वर्ग है, वोट सिर्फ वही डालेगा। तो वोट का अधिकार किसे, वोट का अधिकार संपत्तिधारी को, किसको, संपत्तिधारी को। क्लियर है बात, क्या कहते हो, 5 पॉइंट याद रहेंगे उदारवादी के बारे में।
ठीक है। धार्मिक समानता की बात कही थी, वंश आधारित सत्ता के विरोधी थे, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की बात करते थे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। वोट डालने का अधिकार किसको होना चाहिए? मताधिकार सिर्फ होगा संपत्तिधारी को, जो अमीर होगा। ये धारणा थी उदारवादियों की, ठीक है। चलिए अब क्या पूछा था, एक आध और बच रहा है। हाँ जी, पांचवा अपन से पूछा है स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम क्या था। लेनिन के बाद किसकी एंट्री होती है? स्टालिन की। स्टालिन ने खेतों के सामूहिकीकरण की बात कही थी, याद आया कुछ? सेकंड लास्ट लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया था, स्टालिनवाद और सामूहिकीकरण, बस वही बात आपसे पूछी गई है, स्टालिन का सामूहिकीकरण कार्यक्रम। तो देखें, स्टालिन ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने तथा व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना चाहा, ठीक है। स्टालिन ने क्या कहा कि ये जो अनाज की कमी बनी हुई है, बाजारों में अनाज नहीं बिक रहा है क्योंकि सरकार ने उसकी कीमतें तय कर दी थी कि अगर सरकार ने बोला कि 10 रुपए किलो में गेहूं बिकेगा तो 10 में बिकेगा, ठीक है, 11 में नहीं बिकेगा, 10.5 में नहीं बिकेगा, 10.15 में नहीं बिकेगा। सरकार ने जो कीमत तय कर दी उसी पर बिकेगा, चाहे किसानों को फायदा हो चाहे किसानों को नुकसान हो। तो अब किसान और व्यापारी वर्ग अपना अनाज बेच नहीं रहे थे, तो क्या हो रहा था, बाजार में ये चर्चा चल रही थी और स्टालिन ने भी ये सोचा था और सरकार ने भी ये सोचा था कि व्यापारी और किसान इस वजह से अपना अनाज नहीं बेच रहे हैं कि उन्हें कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। अब सट्टेबाज लोग क्या करेंगे, जुआ खेलने वाले लोग क्या करते हैं भाई, शर्त लगाते हैं कि भाई अब ये चीज 100 में बिकेगी, कोई बोल रहा है 150 में बिकेगी, 50 रुपए की शर्त लगा ली उनने अपने बीच में, ठीक है। क्लियर हो रही है बात यहां तक की? तो सट्टेबाजी को भी रोकना था और जो अनाज जमा होता जा रहा था तो जमाखोरी को भी रोकना था। तो स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने तथा व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना चाहा और किसानों से जबरदस्ती अनाज खरीदा स्टालिन ने और संपन्न किसानों या कुलकों के ठिकानों पर, कुलक किसे कहा जाता है, संपन्न किसान को, अमीर किसानों को, उनके ठिकानों पर छापे मारे, लेकिन तब भी अनाज की कमी बनी रही और उपयुक्त स्थिति में अनाज की कमी को पूरा करने के लिए सामूहिकीकरण की नीति बनाई गई कि सभी खेतों को मिला लो और फिर सामूहिक रूप से खेती करी जाए और जिसकी जितनी मेहनत होगी उसकी मेहनत के अनुसार उसको उतना अनाज बांट दिया जाएगा। तो ये थी स्टालिन की सामूहिकीकरण की नीति। क्यों अपनाई थी वो बात भी मैंने आपको बता दी। चलते हैं अब आगे। फिर क्या होता है भाई, जब खेतों का सामूहिकीकरण किया गया तो इसके पक्ष में यह तर्क दिया गया कि अनाज की कमी का कारण छोटे छोटे खेत हैं। अगर अनाज की कमी बनी है तो छोटे छोटे खेत हैं, सभी खेतों को मिला दो एक बड़ा खेत बन जाएगा, खेतों का समूह बन जाएगा। तो छोटे खेतों का आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता है। खेतों को विकसित करने के लिए क्या करना होगा, सबको मिला दो और उन पर आधुनिक मशीनों से खेती करने के लिए कई सारे कदम उठाए गए, ठीक है। खेती को विकसित करने, सामूहिक रूप से विकसित करने की सभी किसानों की खेती को मिला दो, सामूहिक रूप से सभी खेती करेंगे और आधुनिक मशीनों के द्वारा, आधुनिक यंत्रों के द्वारा, आधुनिक उर्वरकों के द्वारा जब खेती करी जाएगी तो सभी व्यक्तियों को उस चीज का नॉलेज होगा और सभी जब सामूहिक रूप से खेती करेंगे तो सबको पैदावार ज्यादा करने की पड़ी होगी कि भाई ये जो सामूहिक रूप से हम खेती कर रहे हैं तो हमें ज्यादा मिलेगा अनाज, तो सभी अपना बढ़ चढ़कर योगदान देंगे। तो इस तरीके से स्टालिन की सामूहिकीकरण की नीति थी अनाज की पैदावार ज्यादा करने के लिए। ऑल राइट, तो पांचों बातें जो हमसे पूछी गई थी, 5 के बारे में हमें टिप्पणी लिखनी थी, हमने लिख दी है। उम्मीद है पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं भी डाउट है, छोटा मोटा डाउट है, जल्दी से कमेंट करके बताना है, आपके हर एक डाउट का समाधान किया जाएगा। ऑल राइट, तो चलते हैं और मिलते हैं अगले सेशन में। तो अगला सेशन होने वाला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, जिसमें आपको जुड़ना ही है। अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर।
मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। सीबीएसई के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। साथ ही साथ उन सारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है जहां एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो होता है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको एनसीईआरटी से। कई सारे स्पेशल कोर्सेज भी हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश और इतने सारे कोर्सेज एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री में प्रोवाइड कराए जाते हैं। जी हाँ, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेस करने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज आपको यहाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।